हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। हमारे आज के चैप्टर का नाम होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और इस चैप्टर के पहले लेक्चर में यानी कि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। और इंट्रोडक्शन में हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उनको वो किस तरीके से अपने बॉडी के बाहर रिमूव करता है। हम जानेंगे कि एनिमल्स में यानी कि वेरियस एनिमल्स में मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या हो सकते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो डिफरेंट एनिमल्स में प्रोड्यूस होते हैं। और इनमें से किसी भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एनिमल अपनी बॉडी के बाहर एज अ मेन नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करता है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। और इस बेसिस पर ही हम एनिमल्स को अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो ये सभी चीजें आज के इस लेक्चर में आपको बहुत ही सिंपल वे में एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने वाला हूं। आपको बहुत ही केयरफुली इस लेक्चर को लास्ट तक देखना होगा और समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टर्म को लेते हैं जिससे इस चैप्टर की उत्पत्ति होती है, यानी कि एक्सक्रीशन को। हम सभी ये जानना चाहेंगे कि एक्सक्रीशन एक्चुअली में कैसी प्रोसेस होती है। तो बहुत फंडामेंटली आपको चीजों को समझना है। देखिए, कोई भी एनिमल की बॉडी में जो बहुत सारी सेल्स हैं, वो उन सेल्स को लिविंग स्टेट में बनाए रखे, इसके लिए जरूरी है कि वो एनिमल्स न्यूट्रिएंट को अपनी डाइट के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, कंज्यूम करता है। यानी कि कोई भी एनिमल न्यूट्रिएंट को एज अ डाइट अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, कंज्यूम करता है। और ये न्यूट्रिएंट उस एनिमल बॉडी की सेल्स के अंदर जाकर मेटाबॉलिज्म करते हैं। क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म, जो आप जानते हैं क्या होता है। और जब मेटाबॉलिज्म होगा सेल्स के अंदर, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जरूर प्रोड्यूस होगा और उस एनिमल्स की बॉडी के अंदर उस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन भी होगा। अब हम जानते हैं कि ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो एनिमल्स क्या चाहेंगे कि उस मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाए। तो एग्जैक्टली द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रक्रिया है, उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एनिमल अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। तो एक चीज आपको समझ में आ चुकी है कि एक्सक्रीशन क्या है और हम एक्सक्रीशन क्यों करते हैं। एक्सक्रीशन करना इसलिए जरूरी है कि आप ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को जो अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, उनको अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करना नहीं चाहेंगे, इकट्ठा करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका आपकी बॉडी के अंदर कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। और यह भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो, जहरीले हों। तो आप चाहेंगे कि वो प्रोडक्ट्स हम बॉडी के बाहर जल्दी से जल्दी क्या करें, रिमूव करें, ताकि उन प्रोडक्ट्स के एक्यूमुलेशन से बॉडी को बचाया जा सके और उनके टॉक्सिसिटी से बॉडी को प्रोटेक्ट या प्रिवेंट किया जा सके। इसलिए एक्सक्रीशन आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है खाना खाना, उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी के बाहर रिमूव करना। तो इनपुट और आउटपुट की ये प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब हम बात करेंगे कि एनिमल्स जो हैं, डिफरेंट एनिमल्स इस नेचर में, वो किन किन प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि मैं एक लिस्ट यहां पर आपको देना चाहता हूं जिससे आपको यह पता चल सके कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, वो अमोनिया भी हो सकता है, वो यूरिया भी हो सकता है और वो यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो मैं सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स के नाम लिख लेता हूं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है। अब एनिमल्स की बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म होगा तो हम सभी जानते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान वाटर भी प्रोड्यूस होगा,
कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी एंड कुछ आयंस भी हमारी बॉडी में डिफ्यूज होंगे, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, सल्फेट, फॉस्फेट। तो इन सभी का आपकी बॉडी में अगर यूटिलाइजेशन नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं, तो आप इनको भी अपनी बॉडी के बाहर क्या करना चाहेंगे, रिमूव करना चाहेंगे। तो मैं और भी नाम यहां पर ऐड कर सकता हूं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारी बॉडी का एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। वाटर हुआ, आयंस हुआ, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट एंड सल्फेट। इनमें से कोई भी आयन आपकी बॉडी के लिए अगर जरूरी नहीं है, वो एक्सेस अमाउंट में है, तो उसको बॉडी के बाहर रिमूव करवा दिया जाएगा एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू। पर याद रखिए कि हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसे प्रोडक्ट्स जो नाइट्रोजन रखते हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं, और उनमें आपके 3 ही कंपाउंड हो सकते हैं एनिमल बॉडी में, एक अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड। तो ऐसा नहीं है कि एक एनिमल अमोनिया के फॉर्म में भी नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव कर रहा है, यूरिया के फॉर्म में भी कर रहा है और यूरिक एसिड के फॉर्म में भी कर रहा है। कुछ एनिमल्स के ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जो अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव करें। कुछ एनिमल्स के ग्रुप ऐसे हो सकते हैं जो यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव करें, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव करें। अब इनमें से कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट किसी एनिमल का मैन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होगा, यह डिपेंड इस पर करेगा कि वो एनिमल कौन सा है, किस फाइलम को या किस पर्टिकुलर सुपर क्लास या क्लास को बिलोंग करता है। इस पर भी डिपेंड करेगा कि वो एनिमल अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए कितना वाटर लॉस मैनेज कर सकता है। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड में से जिस भी नाइट्रोजनस वेस्ट को कोई एनिमल अपनी बॉडी के बाहर रिमूव करेगा, वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा या कितना कम वाटर लॉस मैनेज कर सकता है। अगर किसी एनिमल को बहुत ज्यादा वाटर लॉस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अमोनिया के फॉर्म में चाहे तो नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव कर सकता है, जो आप जानेंगे आगे के लेक्चर में। क्योंकि अमोनिया को अगर आपको बॉडी के बाहर निकालना है तो वाटर का आपको बहुत ज्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। अगर आपको यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालना है तो वाटर रिक्वायर्ड होगा, लेकिन आपको अमोनिया के कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। और अगर किसी एनिमल को बिल्कुल भी वाटर लॉस नहीं करना है, आपने पक्षियों के बारे में सुना होगा, रैप्टाइल्स के बारे में सुना होगा। जो रैप्टाइल्स हैं, वर्ड हैं, ये चाहते हैं कि ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर रिमूव भी करें और साथ में उनका वाटर लॉस भी ना हो। तो ये आपने देखा होगा कि एक प्रेसिपिटेट पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड जो होता है ऑलमोस्ट वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है और इसको हम कंसंट्रेटेड फॉर्म में बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं। तो जो पक्षी हैं, रैप्टाइल्स हैं, वो चाहते हैं कि वो वाटर का लॉस बिल्कुल भी ना करें, तो वो यूरिक एसिड के फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। तो देखिए, ये तो एनिमल्स के अडेप्टेशन पर डिपेंड करता है, एनिमल्स की अपनी बॉडी कंडीशंस पर डिपेंड करता है। वाटर लॉस को मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता, इस पर भी डिपेंड करता है कि कोई एनिमल अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में अपनी बॉडी में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट को, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करेगा या नहीं करेगा। पर फिलहाल मैं इतना कह सकता हूं कि जो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है, ये तीनों ही डिफरेंट एनिमल्स में मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। यानी कि एनिमल्स में मेजर फॉर्म जो है नाइट्रोजनस वेस्ट के, वो क्या क्या हो सकते हैं, अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है और यूरिक एसिड भी हो सकता है। अच्छा, अब एक और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं या ये जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये बॉडी में बनते कैसे हैं। तो देखिए, मेन रीजन तो इन प्रोडक्ट्स का बॉडी में बनने के पीछे आपकी बॉडी में होने वाला मेटाबॉलिज्म ही है, यानी कि दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर मेटाबॉलिक वेस्ट। लेकिन आप एक चीज कंसीडर कीजिए कि आप जरूरत से ज्यादा अगर पानी पीते हैं, आपकी बॉडी को जितना वाटर रिक्वायर्ड है, अगर आप उससे ज्यादा पानी पीते हैं, या आप जरूरत से ज्यादा NaCl नमक खाते हैं, या आयंस को किसी भी फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं एक्सेस अमाउंट में,
तो उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी जो होगी वो इन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का या इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जो एक्सेस अमाउंट आपकी बॉडी में आ चुका है उसको आपकी बॉडी के बाहर क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अबव ऑल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से, या फिर आपने इन प्रोडक्ट्स का किसी ना किसी फॉर्म में एक्सेस इंजेशन कर लिया है, उनको आपने एक्सेस अमाउंट में अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लिया है। तो उस कंडीशन में भी इनको आपकी बॉडी के बाहर क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। अब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट एनिमल्स में मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो 3 ही होते हैं। एक आपका अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं इन एनिमल्स। ये सबसे पहले आप याद रखिए। अब हम बात करेंगे कि किसी भी एनिमल की बॉडी में ये अमोनिया बनता कैसे। देखिए, रटना बहुत आसान है कि अमोनिया को बॉडी से बाहर रिमूव करने वाले एनिमल्स को आप अमोनोटैलिक कह देंगे, यूरिया को बॉडी के बाहर एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव एक्सक्रीट करने वाले एनिमल्स को आप यूरियोटैलिक कह देंगे। ये सब बातें करना बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले ये जानना होगा कि किसी एनिमल की बॉडी में अमोनिया बनता कैसे, यूरिया कैसे बनता है और यूरिक एसिड कैसे बनता है। तो मैं ह्यूमन के एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि हम अपने खाने में प्रोटीन्स लेते हैं, यानी कि हम प्रोटीनियस डाइट को अपने खाने में लेते हैं। जब आप खाने में प्रोटीन को लेते हैं तो ये प्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी के अंदर अपने मेटाबॉलिज्म से ब्रेक डाउन कर लेता है इनटू अमीनो एसिड्स। यानी हम प्रोटीन का ब्रेक डाउन किस में कर देते हैं, अमीनो एसिड्स में। तो आपने जिन भी प्रोटीन्स को खाया है वो आपके बॉडी के प्रोटीन्स नहीं है, वो आपके लिए एक्सोजीनस सोर्स ऑफ प्रोटीन है। या तो वो प्लांट के प्रोटीन्स होंगे या किसी अदर एनिमल्स के प्रोटीन होंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उन प्रोटीन्स को आपने जब खाया तो आप क्या करेंगे, उन प्रोटीन्स को तोड़ देंगे अमीनो एसिड्स में। यानी कि प्रोटीन पॉलीमर होता है अमीनो एसिड्स का, तो प्रोटीन का जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेंगी, बहुत सारी अमीनो एसिड्स। ऑब्वियसली अमीनो एसिड्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम अमीनो एसिड्स को यूज करते हैं अपनी बॉडी के प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। जिस प्रोटीन को आपने खाया वो डाइटरी प्रोटीन था, वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं था, क्योंकि उस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस था जो भी, वो आपकी बॉडी के फंक्शनल प्रोटीन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट नहीं था। तो आपने क्या किया, उस प्रोटीन को खाया, उसको अमीनो एसिड्स में तोड़ा, आपको फ्री अमीनो एसिड्स मिल चुकी हैं और आप उन फ्री अमीनो एसिड्स को अपनी बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली अपने प्रोटीन को बनाने में यूटिलाइज करेंगे। और हम इन अमीनो एसिड्स का यूज कहां करेंगे, प्रोटीन के सिंथेसिस में। अपनी बॉडी में, अपनी सेल्स के अंदर हम राइबोसोम्स में क्या बनाएंगे, राइबोसोम्स पर क्या बनाएंगे, अपनी बॉडी के फंक्शनल, स्ट्रक्चरल या कैरियर प्रोटीन्स। जैसे कि हम इंजाइम्स भी बना रहे हैं तो वो भी प्रोटीन्स हैं, आप किसी ग्रोथ फैक्टर को बना रहे हैं तो वो भी प्रोटीन है, आप अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज को बना रहे हैं तो वो भी प्रोटीन है। तो हम अपनी बॉडी में अपनी बॉडी के प्रोटीन्स तभी बना सकते हैं जब हमें रॉ मटेरियल क्या मिल रहा है, अमीनो एसिड्स। और वो हमें किससे मिलता है, प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस से। अब कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन को कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन अगर खा रहे हैं और उस कंडीशन में अगर आप अमीनो एसिड्स को प्रोटीन से हाइड्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स, देखिए जो अमीनो एसिड्स आपके प्रोटीन को बनाने के लिए ज़रूरी है उन्होंने प्रोटीन्स को बना दिया, पर अगर उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो हम चाहेंगे कि ये एक्सेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स को हम अपनी बॉडी के बाहर क्या कर दें, रिमूव कर दें। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अमीनो एसिड्स को अपनी बॉडी के बाहर डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते। आप अमीनो एसिड्स को अपनी बॉडी से डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू। तो आप चाहेंगे कि आप अमीनो एसिड्स को तोड़ दें। एक ऐसी प्रोसेस हम ह्यूमंस में होती है एंड और भी बहुत सारे मैमल्स में होती है, सभी मैमल्स में होती है, जिसमें वो अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन कर सकते हैं। यानी कि वो अमीनो एसिड्स में से अमीनो ग्रुप को अलग कर देंगे, उसके बाद वाटर को अलग कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देंगे, यानी कि वो अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन कर देंगे। डीएमिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अमीनो एसिड्स को तोड़ देते हैं अमोनिया में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो आपके पास जो एक्सेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स है उनका आपने डीएमिनेशन कर दिया। डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स से आपने अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन कर दिया अमोनिया में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। इतना आपको समझ में आ चुका होगा।
क्योंकि अमीनो एसिड्स को हम डायरेक्टली अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट नहीं कर सकते, इसलिए हमने अमीनो एसिड का क्या किया, डीएमिनेशन किया। और जब अमीनो एसिड्स का डीएमिनेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। और इन तीनों जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं इनको अब आप चाहे तो बॉडी के बाहर इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं। लेकिन हम ह्यूमन अमोनिया को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना नहीं चाहेंगे। हम ह्यूमंस नहीं चाहेंगे कि हम अमोनिया को डायरेक्टली अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करें। उसके पीछे दो इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि जो अमोनिया है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, और हम नहीं चाहेंगे कि हम अमोनिया जैसे केमिकल नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करें। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर आप अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा, यानी कि इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। और आप खुद सोचिए कि हम ह्यूमंस बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हम अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने के लिए अपने बॉडी के बहुत सारे पानी को खर्च करें, क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी बॉडी में लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर रखते हैं और हम अपने वाटर के लॉस को मैनेज नहीं कर सकते। ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लॉस को आप मैनेज नहीं कर सकते, वरना आपको पता चलेगा कि अमोनिया को निकालने के चक्कर में आपको क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, वो भी एक दिक्कत बन जाएगी। तो हम चाहेंगे कि हम अमोनिया के फॉर्म में अपनी बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट ना करें। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने लिवर में, कहां पर, अपने लिवर में, हम अपने लिवर में इस अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देंगे यूरिया में। तो अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से आपको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और लिवर में ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके यूरिया में। और अब हम चाहें तो हम यूरिया को अपनी बॉडी के बाहर इजीली रिमूव या एक्सक्रीट कर सकते हैं, क्योंकि यूरिया अमोनिया के कंपैरिजन में 1 लाख यानी कि 1 लाख गुना कम टॉक्सिक है। पहली चीज तो यूरिया जो है वो अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक है, तो आप इसको अपनी बॉडी के अंदर कुछ समय तक एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया की जो सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, एंड इसको बॉडी के बाहर अगर आपको एक्सक्रीट करना है एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट तो आपको लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। यानी कि अगर हम यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं तो हमें वाटर लॉस कम होगा। अगर हम यही काम अमोनिया के फॉर्म में कर रहे होते तो हमें वाटर बहुत ज्यादा लॉस करना होता। तो देखिए, आपको दो फायदे यहां पर हो चुके हैं। आपने यूरिया के फॉर्म में अपनी बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट को इसलिए रिमूव किया क्योंकि आप चाहते हैं कि यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है अमोनिया के कंपैरिजन में, जिससे आपको फायदा है। और दूसरा, आप जब यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करेंगे तो आपकी बॉडी में वाटर का लॉस नहीं होगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब हम अमोनिया को और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे अपने लिवर में, तो उस कंडीशन में हमारी जो यूरिया है वो हमारे ब्लड में जाएगा। यूरिया कहां जाएगा, हमारे ब्लड में, और ब्लड से ये कहां जाएगा, हमारी किडनी में। और किडनी क्या करेगी, यूरिया को बहुत आसानी से ब्लड से सेपरेट कर देगी, फिल्टर्ड कर देगी, और यूरिन के फॉर्म में हम यूरिया को अपनी बॉडी के बाहर क्या कर सकेंगे, रिमूव कर सकेंगे। इससे वाटर का लॉस भी कम होगा और हमने आसानी से नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अमोनिया के फॉर्म में, देखो ह्यूमंस के बारे में तो आपने जान लिया कि हम अमोनिया के फॉर्म में बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं करेंगे, हम यूरिया के फॉर्म में करेंगे। उसके पीछे के रीजन भी आपने जान लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एनिमल अमोनिया के फॉर्म में अपनी बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं करता। नेचर में बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जो अमोनिया के फॉर्म में अपनी बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। अच्छा, ऐसे सभी एनिमल्स ऐसा कर सकते हैं जिनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होने के बाद उसको मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ज्यादा वाटर लॉस कर दे, अमोनिया को बाहर निकालने के चक्कर में वो कर सकता है, वो ये कंडीशन मैनेज अगर कर सकता है, एज वेल एज अगर उसके पास किडनी नहीं है, क्योंकि अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती है। अमोनिया को किडनी चाह कर भी
फिल्टर्ड नहीं कर सकती है। इसलिए ऐसे सभी एनिमल्स जो अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं, उनको कहीं ना कहीं वाटर का लॉस ज्यादा करना होता है, पर क्योंकि वो एनिमल्स अडेप्टेड हैं, वो वाटर लॉस मैनेज कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसा बिल्कुल करेंगे और उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं हमारे नेचर में जो चाहते हैं कि उनकी बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो और वाटर का लॉस उन्हें बहुत ही कम करना पड़े या ना के बराबर करना पड़े, यानी मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। यूरिया के भी कंपैरिजन में अगर आपको चाहिए कि और भी कम वाटर का लॉस हो और हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के बाहर रिमूव हो जाए, तो ऐसे एनिमल्स किसको सिलेक्ट करते हैं? यूरिक एसिड को। वो एनिमल्स क्या करेंगे, जैसे कि मैं नाम बता देता हूं, जो पक्षी होते हैं, वर्ड होते हैं, और जो रेप्टाइल्स होते हैं। वर्ड और रेप्टाइल्स ऐसे एनिमल्स हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो वाटर का लॉस करें, स्पेशली इसलिए कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव करना चाहते हैं। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, वर्ड और रेप्टाइल्स, कि ये अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, देन यूरिया को वो लिवर में यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीटेड कर देते हैं अपनी बॉडी के बाहर। इससे उन्हें क्या फायदा होता है? तो पहली चीज तो ये कि यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन है, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, वाटर का लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर रिमूव करने में, क्योंकि यूरिक एसिड प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, या एक कह सकते हैं पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में बॉडी के बाहर आसानी से एक्सक्रीट की जा सकेगी, वो भी मिनिमम वाटर लॉस के साथ। तो यही कारण है कि अलग अलग एनिमल्स जो है वो अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव कर सकते हैं, या तो अमोनिया के फॉर्म में, या यूरिया के फॉर्म में, या यूरिक एसिड के फॉर्म में। यूरिक एसिड के फॉर्म में अगर कर रहे हैं तो वाटर का लॉस बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। यूरिया के फॉर्म में अगर हो रहा है तो वाटर का लॉस जो है वो फिर भी बहुत कम होगा कंपैरिजन में अमोनिया के। पर अगर अमोनिया के फॉर्म में कोई अपनी बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है तो उसको वाटर लॉस ज्यादा करना होगा। तो अब कौन क्या करेगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अब भाई किस एनिमल में नाइट्रोजनस वेस्ट एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? क्या कोई एनिमल ऐसा है जो अमोनिया के फॉर्म में कर रहा है, कोई ऐसा है जो यूरिया के फॉर्म में कर रहा है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो यूरिक एसिड के फॉर्म में कर रहा है। इस बेसिस पर आप एनिमल्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं, यानी कि एनिमल्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरी में, इस बेसिस पर कि वो किस पर्टिकुलर नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में अपनी बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहा है या वो एक्सक्रीशन कर रहा है। तो वो 3 नाम हो सकते हैं, अमोनोटैलिक नंबर 1, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। नामों को ध्यान रखिए, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। अच्छा, नामों से आपको समझ में आ चुका होगा, अगर कोई एनिमल अपनी बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहा है एज अ अमोनिया, तो आप उस एनिमल को अमोनोटैलिक कह देंगे। अगर वो यूरिया के फॉर्म में यही काम कर रहा है तो आप उसको यूरियोटैलिक कह देंगे, और अगर वो यूरिक एसिड के फॉर्म में यही काम कर रहा है तो आप उसको यूरिकोटैलिक कह देंगे। अब एक एक को हम यहां पर थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अमोनोटैलिक के बारे में जान लेते हैं। अमोनोटैलिक में सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि जो भी एनिमल अमोनोटैलिक होंगे उनमें मैन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज अ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होगा अमोनिया, यानी कि वो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट के फॉर्म में जो भी मैन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर रिमूव करेंगे वो अमोनिया होगा। और अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है और उनको ऐसा करने में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी से लॉस करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा करने के लिए कि वो अमोनिया के फॉर्म में बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करें, उन्हें ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। याद रखिए कि एनिमल्स में अमोनिया के फॉर्म में बॉडी के बाहर एक्सक्रीशन करने की जो प्रोसेस है उसको आप अमोनोटैलिज्म कहेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमोनोटैलिज्म? दैट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। कोई एनिमल अगर अमोनिया को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर रहा है तो इस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन को आप क्या कहेंगे? अमोनोटैलिक। तो अमोनोटैलिज्म प्रोसेस है, अमोनोटैलिक एनिमल्स है। तो ऐसे एनिमल्स जो अमोनोटैलिज्म कर सकते हैं उनको आप नाम दे सकते हैं अमोनोटैलिक। क्लियर हो गया? तो अमोनोटैलिक वो एनिमल्स हैं जो अमोनिया के फॉर्म में अपनी बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। हालांकि अमोनिया टॉक्सिक होता है और इसके रिमूवल के लिए मोर अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड
अमोनोटैलिज्म। एंड ऐसे एनिमल्स जो अमोनोटैलिज्म कर सकते हैं उनको आप क्या कहेंगे? अमोनोटैलिक एनिमल्स। और अब बारी है एग्जाम्पल याद रखने की। एनसीईआरटी में अमोनोटैलिक एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ना तो आपको ज्यादा याद रखना है ना कम। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको एटलीस्ट वो एग्जाम्पल अमोनोटैलिक एनिमल्स के रटे होना जरूरी है। तो मैं आपको एक आसान सी ट्रिक देता हूं जिससे आप अमोनोटैलिक एनिमल्स के एग्जाम्पल को याद रख पाएंगे। सबसे पहले मैंने यहां पर लिख दिया अमोनोटैलिक, और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता देता हूं। अमोनोटैलिक में ए लेटर आ रहा है, सबसे पहला जो यहां पर आप देख रहे हैं लेटर आ रहा है, अक्षर आ रहा है, वो है ए। और ए से हमें याद रखना है एक्वाटिक। कंसेप्ट क्या है? जितने भी एनिमल्स अमोनोटैलिक हैं, जितने भी एनिमल्स अमोनोटैलिक हैं वो डेफिनेटली एक्वाटिक एनिमल्स हैं। फिर से याद रखिए, जितने भी एनिमल्स अमोनोटैलिक हैं वो डेफिनेटली एक्वाटिक एनिमल्स हैं, क्योंकि अमोनोटैलिक एनिमल्स अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर रिमूव करेंगे और उनको बहुत ज्यादा वाटर क्या होगा? रिक्वायर्ड। अब पानी की कमी ना हो तो जरूरी है कि एनिमल्स पानी में ही रहने वाला हो, तो आप इजीली याद रख सकते हैं कि जो भी एनिमल अमोनोटैलिक होंगे वो डेफिनेटली एक्वाटिक तो होंगे ही। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो अमोनोटैलिक ही होंगे, लेकिन ये कह रहा हूं कि जो भी एनिमल अमोनोटैलिक होगा वो एक्वाटिक होगा ही। क्लियर? अब आपको याद रखना है कि अमोनोटैलिक के एग्जाम्पल हम कैसे याद रखें, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। तो अमोनोटैलिक में आप देख रहे हैं शुरुआती 4 अक्षर हैं AMMO, यानी कि एमओ। और एमओ में ओ की जगह पर आप अगर ए लगा दें तो हो जाएगा अम्मा। क्या हो जाएगा? अम्मा। तो अमोनोटैलिक से हमने एमओ निकाला और एमओ में हमने ओ की जगह पर अगर ए लगा दिया तो ये हो जाएगा अम्मा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अम्मा? तो हम अपनी मां को अम्मा कहते हैं। मां को हम क्या कहते हैं? अम्मा। तो आप देख सकते हैं हम जनरली अपनी मदर जो होती है, मम्मी जो होती है, उनको हम क्या कहते हैं? अम्मा। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या आप अपनी मां के साथ बेवफाई कर सकते हैं? क्या आप अपनी मां के साथ बेवफाई कर सकते हैं? आप मां के साथ वफाई करेंगे या बेवफाई करेंगे? तो ऑब्वियसली हर एक बच्चा अपनी मां के साथ क्या करेगा? वफाई करेगा। तो वफाई में मैंने यहां पर लिख दिया BFAAAI। थोड़ी सी स्पेलिंग में मैंने यहां पर मॉडिफिकेशन किए हैं। तो मां के साथ आप हमेशा क्या करेंगे? वफाई करेंगे। और वफाई से आप अमोनोटैलिक एनिमल्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पल इजीली याद रख सकते हैं। देखिए, वफाई में इनिशियल 2 लेटर हैं B एंड F, जिससे आप याद रखेंगे बोनी फिश। तो मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेस जो होती हैं, याद रखिए, मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेस जो होती हैं वो अमोनोटैलिक होती हैं, यानी कि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया के फॉर्म में ही अपनी बॉडी के बाहर क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है। वफाई में फिर नेक्स्ट 2 लेटर्स आते हैं A एंड A, जिससे आपको याद रखना है एक्वाटिक एम्फीबियन। तो पहला हो गया बोनी फिश, दूसरा आपको A और A से याद रखना है एक्वाटिक एम्फीबियंस। और फिर अगेन A और I 2 लेटर्स यहां पर बच रहे हैं, जिससे आपको तीसरा एग्जाम्पल याद रखना है एक्वाटिक इंसेक्ट्स। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं अमोनोटैलिक एनिमल्स के जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, याद रखिए टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस नहीं, एक्वाटिक एम्फीबियंस, ऐसे एम्फीबियंस जो एक्वाटिक हैं, टेरेस्ट्रियल को आप यहां पर काउंट नहीं करेंगे। एंड थर्ड नंबर पर याद रखिए आप एक्वाटिक इंसेक्ट्स। ठीक है ना? ये बिल्कुल रट लीजिए एज इट इज, आपको ऐसे ही यहां पर क्या करने हैं? याद रखने चीजों को। तो वैसे तो एम्फीबियंस आपके पानी में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं वो क्या कर सकते हैं? आपके नाइट्रोजनस वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। कोई भी एनिमल जब अमोनिया के फॉर्म में अपनी बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है तो वो कैसे करता है? क्योंकि हम जानते हैं कि किडनी इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी। देखिए, हम ह्यूमंस में तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है कि आप अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं और यूरिया को ब्लड में डाल रहे हैं, ब्लड से वो किडनी में जा रहा है, किडनी उसको फिल्टर कर रही है और यूरिन के फॉर्म में आपने यूरिया को बॉडी के बाहर एक्सक्रीटेड आउट कर दिया। लेकिन अमोनिया को किडनी जो है वो चाहकर भी फिल्टर्ड नहीं कर सकती है। तो फिर उस कंडीशन में जो एनिमल्स अमोनिया के फॉर्म में अपनी बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेंगे वो कैसे करेंगे? तो याद रखिए,
कोई भी एनिमल अगर अमोनोटैलिक है तो वो अमोनिया को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करेगा। पहली चीज तो अमोनिया बहुत ही फास्टली सॉल्युबल होती है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से पानी में ये सॉल्युबलाइज हो जाती है और वो एनिमल डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस, अपनी बॉडी से वो डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या करेगा, बॉडी सरफेस से अमोनिया को अमोनियम आयंस के फॉर्म में बॉडी के बाहर रिमूव कर देगा। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हो सकते हैं एक्वाटिक, जैसे कि फिशेस की मैं बात करूं, जो गिल सरफेस से भी अमोनियम आयंस के फॉर्म में अमोनिया को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस एनसीईआरटी में है। याद रखिए कि अमोनिया वाटर में बहुत फास्टली सॉल्युबल होती है। अगर एनिमल अमोनोटैलिक है तो वो अमोनिया को अपनी बॉडी सरफेस से डिफ्यूज कर देगा एज अ अमोनियम आयंस, या अगर वो फिश हैं तो वो गिल सरफेस से अमोनियम आयंस के फॉर्म में अमोनिया को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देंगी। लेकिन किसी भी कंडीशन में अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। अमोनिया को बॉडी के बाहर रिमूव करने में किडनी का कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। तो अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया उससे आपको ये तो समझ में आ गया है कि अगर कोई भी एनिमल अमोनोटैलिक है तो वो डेफिनेटली एक्वाटिक है, यानी कि जितने भी एनिमल्स अमोनोटैलिक हैं वो डेफिनेटली एक्वाटिक हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एनिमल जो एक्वाटिक हैं वो अमोनोटैलिक हों या अमोनोटैलिक ना भी हों, लेकिन टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं, यानी कि जो लैंड में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं लैंड वर्टिब्रेट्स की या लैंड इनवर्टिब्रेट्स की, जमीन पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि वो अमोनिया के फॉर्म में अपनी बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करें, क्योंकि इससे वाटर का लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, कुछ एक्वाटिक भी ऐसा कर रहे हैं, वो उनकी महानता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो तो डेफिनेटली यही चाहते हैं कि वो बॉडी से वाटर का लॉस ना करें। वो चाहते हैं कि वो अमोनिया जैसे टॉक्सिक कंपाउंड को अपनी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट ना करें। तो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि ऐसे एनिमल्स जो टेरेस्ट्रियल हैं वो अमोनिया का कन्वर्जन कर दें लेस टॉक्सिक फॉर्म में, या तो यूरिया में या फिर यूरिक एसिड में। और साथ में ऐसा करने से वो वाटर का क्या कर पाएंगे, कंजर्वेशन भी कर पाएंगे, अपनी बॉडी के अंदर वाटर की बचत भी कर पाएंगे। तो आगे जो मैं दो और टाइप आपको बताने वाला हूं, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक के बारे में, उनमें आप देखेंगे कुछ एक्वाटिक एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन ये चीज आप इंश्योर कर लीजिए कि अगर कोई भी एनिमल टेरेस्ट्रियल है तो वो यही चाहता है कि वो या तो यूरिकोटैलिक बने या यूरियोटैलिक बने, वो नहीं चाहता कि वो अमोनोटैलिक बने। और जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो अमोनोटैलिक होंगे, पर अगर कुछ एक्वाटिक एनिमल्स को अमोनोटैलिक नहीं होना है, उनको यूरियोटैलिक बनना है या यूरिकोटैलिक बनना है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि वाटर में रहते हुए भी वाटर का लॉस अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरी बातें आपको यहां तक समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे यूरियोटैलिक के बारे में। देखिए, जैसे अमोनोटैलिक पढ़ा वैसे ही हमें यूरियोटैलिक को भी समझना होगा। ऐसे एनिमल्स जिनमें मैन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो यूरिया होगा, तो आप उन्हें क्या कह देंगे, यूरियोटैलिक। और यूरियोटैलिक एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट को वो अपनी बॉडी के बाहर रिमूव करेंगे एज अ यूरिया। यूरिया होने की वजह से उनको दो बड़े फायदे होंगे, एक तो वाटर का लॉस कम होगा बिकॉज यूरिया रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर रिमूवल, एंड दूसरा फायदा ये होगा कि अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया 1 लाख गुना कम टॉक्सिक होता है, तो उसका एक्यूमुलेशन जो है वो ऑन एनिमल्स को हार्म कम करेगा। ये नहीं कह रहा हूं नहीं करेगा, कम करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए कि प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटैलिज्म। जैसे कि कोई एनिमल अगर यूरियोटैलिक है तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू अपनी बॉडी के बाहर यूरिया को रिमूव करेगा, उस प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग को आप कहेंगे यूरियोटैलिज्म। एंड ऐसे एनिमल्स जो यूरियोटैलिज्म कर सकते हैं डेफिनेटली आप उनका नाम रख देंगे यूरियोटैलिक। तो इतना समझ में आपको आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। जैसे कि अमोनोटैलिक के आपने 3 एग्जांपल पढ़े, बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट्स। वैसे ही यूरियोटैलिक के एग्जांपल भी आपको याद रखने हैं। आप यूरियोटैलिक की स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे, UREO, इनिशियल 4 लेटर्स क्या आ रहे हैं, UREO। और अगर मैं UREO में UREO को रीअरेंज कर दूं तो मैं लिख सकता हूं यूरो, EURO। देखिए, ई को मैंने पहले ले लिया, उसके बाद मैंने यू को ले लिया, उसके बाद मैंने आर को ले लिया और आखिरी में मैंने ओ को ले लिया। तो यूरियो से मैंने क्या बना दिया, यूरो। और यूरो क्या होता है, जर्मनी की करेंसी होती है। जैसे हमारे इंडिया में रुपए चलते हैं
वैसे जर्मनी की जो करेंसी है उसको आप क्या कहते हैं? यूरो, EURO, यूरो इज द करेंसी ऑफ जर्मनी। ठीक है। अब भाई करेंसी मतलब होता है मनी, और मनी को हम कहां से निकालते हैं? फ्रॉम द ATM। तो आपने एक सेंटेंस ड्राइव किया, मनी फ्रॉम ATM। तो यूरो से आपने यूरो याद रखा, यूरो इज द करेंसी ऑफ जर्मनी, और करेंसी का मतलब होता है मनी, तो मनी फ्रॉम ATM। जो एक निमोनिक्स आपको मिला है वो एनिमल्स जो यूरिकोटैलिक हैं उनके एग्जाम्पल्स को आपको इजीली याद करवा सकता है। मनी फ्रॉम में मनी के M और फ्रॉम के F से आपको याद रखना है मरीन फिशेस। तो मरीन फिशेस जो हैं वो यूरियोटैलिक होती है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जितने भी अमोनोटैलिक हैं वो एक्वाटिक हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर एक्वाटिक एनिमल अमोनोटैलिक हो। कुछ एक्वाटिक एनिमल ऐसे भी हो सकते हैं जो यूरियोटैलिक हो, क्योंकि उनको वाटर लॉस नहीं करना है तो वो यूरियोटैलिक बन जाएंगे, जैसे कि मरीन फिशेस। ATM के A से आपको याद रखना है एम्फीबियंस, और T से आपको याद रखना है टेरेस्ट्रियल। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आपने अमोनोटैलिक पढ़ा तो वहां पर आपने एक्वाटिक एम्फीबियंस को लिखा, और यहां पर आप किसको लिख रहे हैं? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस को। और ATM के M से आपको याद रखना है मैमल्स, यानी कि जिसमें हम ह्यूमंस भी इन्वॉल्व होते हैं। इस तरीके से मरीन फिशेस, एम्फीबिया जो टेरेस्ट्रियल हैं, और मैमल्स दे आर एग्जाम्पल ऑफ यूरियोटैलिक। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये सभी एनिमल्स अपनी बॉडी में अमोनिया तो बनाएंगे, पर अमोनिया को ये पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? यूरिया में, फिर उसको ब्लड में डालेंगे, फिर किडनी ब्लड को फिल्टर्ड करेगी और बॉडी के बाहर एक्सक्रीटेड आउट कर देगी। जैसे कि हम ह्यूमंस में यही होता है कि हम अमोनिया को डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड से बनाते हैं, फिर लिवर में अमोनिया और CO2 से हम यूरिया बना लेते हैं, यूरिया को हम ब्लड में डाल देते हैं, ब्लड से वो किडनी में जाएगी, किडनी उसको रिमूव कर देगी और यूरिन के फॉर्म में यूरिया को एक्सक्रीट कर देगी। इससे हमें दो फायदे होंगे, एक वाटर का लॉस कम होगा, दूसरी टॉक्सिसिटी यूरिया की अमोनिया के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई एनिमल यूरिया के फॉर्म में अपनी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेगा और वो किडनी जैसे डेवलप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन रखता होगा, तो डेफिनेटली किडनी इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। जैसे कि हम मैमल्स की बात करें, हमारी ह्यूमंस की बात करें, हम अपनी किडनी के थ्रू ही यूरिया को ब्लड से सेपरेट फिल्टर्ड करके यूरिन के फॉर्म में बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जब आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे और वहां पर जब आप किडनी के बारे में जानेंगे, यूरिन फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो किडनी की मैट्रिक्स होती है, यानी कि हमारी किडनी में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया उस फ्लूइड में हमेशा रिटेन कर लेता है। यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया ऐसा होता है जो हमेशा किडनी के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बना रहता है, वो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट नहीं होता, ताकि हम डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को किडनी मैट्रिक्स में या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मेंटेन कर सकें। और इसका आपको सिस्टम समझ में कब आएगा? जब आप काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा। तो फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि हम अपना किडनी जो है उसकी मैट्रिक्स में भी कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया को हमेशा रिटेन करके रखते हैं, बनाकर रखते हैं। यूरिया के कुछ अमाउंट में किडनी की मैट्रिक्स में बने रहने से हम अपनी किडनी मैट्रिक्स में डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और जो क्यों जरूरी होगी ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाऊंगा। अब हम बात करते हैं यूरिकोटैलिक क्या होते हैं। दो चीजें कंप्लीट हो चुकी है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक। अब बात हो रही है यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक में C आ गया, इससे आप यूरिक एसिड याद रखें। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड है, तो आप उनको क्या कहेंगे? यूरिकोटैलिक। और हमेशा याद रखिए कि जो भी एनिमल यूरिकोटैलिक होगा वो यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी के बाहर रिमूव करेगा, वो भी मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ। पानी का यूज उसको नहीं करना होगा रिमूवल ऑफ यूरिक एसिड के लिए, इसलिए यूरिक एसिड हमेशा बॉडी के बाहर रिमूव होगा पैलेट के या पेस्ट के फॉर्म में। एक सेमी सॉलिड से सब्सटेंस के फॉर्म में यूरिक एसिड जो है वो बॉडी के बाहर रिमूव होगा। तो आपने देखा होगा जो बर्ड्स होते हैं, चिड़िया वगैरह होती हैं, और जो रेप्टाइल्स होते हैं, वो एक बहुत ही कंसंट्रेटेड टाइप का फीकल मटेरियल अपनी बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। वो कंसंट्रेटेड मटेरियल जो होता है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड होता है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबलाइज नहीं हो सकता है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर लिखा हुआ है। और पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में ये एनिमल्स यूरिक एसिड को अपनी बॉडी के बाहर इजीली रिमूव कर देते हैं, वो भी वाटर का लॉस किए बिना। तो ये इनके लिए एक बड़ा फायदा हो जाता है। इसके बारे में आपको बताऊंगा ऐसा वो क्यों करते हैं, ये उनके लिए जरूरी क्यों है।
प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड, अगर कोई एनिमल यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर रिमूव कर रहा है तो यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी के बाहर रिमूव करने की प्रोसेस को आप कहेंगे यूरिकोटैलिज्म। यूरिकोटैलिज्म एक प्रोसेस है जिससे कि एनिमल्स यूरिक एसिड को बॉडी के बाहर रिमूव कर पाते हैं, और ऐसे एनिमल्स जो यूरिकोटैलिज्म कर सकते हैं उनको आप ऑब्वियसली क्या कहेंगे, यूरिकोटैलिक एनिमल्स। तो इतना समझ में आ गया घुमा फिरा कर आपको चीजें। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। एनसीईआरटी में यूरिकोटैलिक के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आपको एटलीस्ट याद रखने हैं। यहां पर भी हम यूरिकोटैलिक लिख लेते हैं, और यूरिकोटैलिक में आप देखेंगे COT, 3 ऐसे लेटर्स बीच में आ रहे हैं जो कोट बनाते हैं। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, कॉट, पर आपको यहां पर क्या पढ़ना है, कोट। कोट मतलब हम जो पहनते हैं कपड़ों के तरह कोट, उसकी बात हो रही है। जो आप अपने शर्ट के ऊपर एक कोट पहनते हैं ना, उसकी बात हो रही है। तो यूरिकोटैलिक में कोट आ रहा है, और कोट जनरली कौन लोग ज्यादा पहनते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो कोट जनरली अपनी डेली लाइफ में पहनते ही हैं, तो मैं कहूंगा बिजनेसमैन। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कोट बिल्कुल पहनते ही है, फॉर्मल ड्रेस है वो पहनेंगे ही। और एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है हमारे इंडिया का, आदित्य बिरला। कौन है भाई, आदित्य बिरला। तो आदित्य बिरला जो है वो एक फेमस बिजनेसमैन है जो हमेशा कोट पहनते हैं, और यूरिकोटैलिक में आपको कोट यहां पर मिल रहा है। तो हम बिरलास से याद रख सकते हैं सभी एग्जाम्पल यूरिकोटैलिक के। बिरलास में आपको याद रखना है बी से वर्ड्स, तो पहला एग्जाम्पल पक्षी, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं। आई से आपको याद रखना है इंसेक्ट्स, एक्वाटिक इंसेक्ट्स को छोड़ दो, बाकी सभी इंसेक्ट जो है वो यूरिकोटैलिक होते हैं। आर से आपको याद रखना है रेप्टाइल्स, आपने घरों में छिपकली को देखा होगा, वो रेप्टाइल होती है और वो भी यूरिकोटैलिक है। एल ए से आपको याद रखना है लैंड, और एस से याद रखना है स्नेल। कलेक्टिवली ये बन जाएगा आपका चौथा एग्जांपल, लैंड स्नेल। तो लैंड स्नेल जो होता है वो भी एक यूरिकोटैलिक एनिमल है। तो ये सभी एग्जाम्पल आपको रट लेना है। फिर से रिवाइज करा देता हूं। अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक को आपने कैसे याद रखा, अमोनो में एमओ आ रहा है, एमओ से आपने ड्राइव किया अम्मा, अम्मा मीन्स होता है माँ, माँ के साथ आप क्या करते हैं, बफाई। तो बोनी फिश, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट। फिर आपने सेकंड पढ़ा यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक में यूरियो आ रहा है जिससे आपने ड्राइव किया यूरो। यूरो इज द करेंसी ऑफ जर्मनी एंड मनी फ्रॉम एटीएम। हमने एक नया सेंटेंस ड्राइव किया, मनी के एम और फ्रॉम के एफ से आपने याद रखा मरीन फिशेस, एटीएम के आपने ए से याद रखा एम्फीबियंस, और टी से टेरिस्ट्रियल, दैट मीन्स द टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस, और एम से आपने याद रखा मैमल्स जिसमें हम भी आते हैं। और यूरिकोटैलिज्म में बिरलास से आपने याद रखा वर्ड, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और लैंड स्नेल, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहां तक की बातें एनसीईआरटी में एज इट इज दी गई हैं, जो मैंने आपको समझा दी हैं। कई बार हम इस पहले पैराग्राफ को मिस कर देते हैं और यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ चुके हैं जो एनसीईआरटी से बाहर रहे हैं, और वो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है, कोई एनिमल अगर यूरिकोटैलिक है, कोई एनिमल अगर यूरिकोटैलिक है तो क्या वो केवल इसलिए है कि उसको बॉडी के बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट भी करना है और वाटर का लॉस नहीं करना है? यानी कि क्या वाटर लॉस को रोकने के लिए ही उस एनिमल ने अपनी बॉडी के बाहर यूरिक एसिड को एक्सक्रीट किया? ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, कुछ ऐसे भी लैंड वर्टिब्रेट्स हैं जो जमीनों पर रहते हैं, जो यूरिकोटैलिक है डेफिनेटली, और वो यूरिकोटैलिक प्रोसेस जो है या यूरिकोटैलिज्म जो है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में यूटिलाइज करते हैं। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, कुछ लैंड वर्टिब्रेट्स हैं, आपने देखा होगा, मैं मुर्गी की बात कर लेता हूं। आपने देखा होगा जो मुर्गी होती है उसके जो अंडे होते हैं वो शेल्ड एग होते हैं, यानी कि उसके अंडे के ऊपर आप देखेंगे इस तरीके से कैल्शियम की एक हार्ड कवरिंग होती है। मुर्गी के अंडों में आपने क्या देखा होगा, कैल्शियम की एक बड़ी हार्ड कवरिंग होती है। इस कवरिंग से डिफ्यूजन नहीं हो सकता। ये एक आउटर मोस्ट बिल्कुल पैक्ड कवरेज है, कवर है, और इससे आप जानते हैं कि किसी भी तरीके से डिफ्यूजन नहीं हो सकता। तो ऐसे एनिमल्स जो लैंड वर्टिब्रेट्स, उनके लिए यूरिकोटैलिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि वो जो अंडे देते हैं उनके अंडों के बाहर एक शेल्ड या सेल ऑफ कैल्शियम होती है,
और इस वजह से उसमें से डिफ्यूजन नहीं हो सकता। अब आप कंसीडर कीजिए कि इन अंडों के अंदर जो एम्ब्रियो होगा, इन एग के अंदर जो एम्ब्रियो होगा, अगर वो एम्ब्रियो मान लीजिए सपोज कीजिए कि अमोनिया के फॉर्म में या यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करेगा, तो ये अमोनिया और यूरिया इस अंडे के अंदर वाटर सॉल्युबिलिटी रखने की वजह से एम्ब्रियो के बॉडी फ्लूइड में सॉल्युबलाइज हो जाएंगी। और ये दोनों ही प्रोडक्ट यानी कि अमोनिया एंड यूरिया कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी तो रखते हैं, अमोनिया ज्यादा रखता है, यूरिया कम रखता है, पर टॉक्सिक दोनों है। तो अगर कोई भी ऐसा एनिमल है जो लैंड वर्टिब्रेट है, उसके अंडे ऐसे होते हैं जिनके बाहर कैल्शियम की हार्ड कवरिंग होती है, और वो एनिमल अगर अमोनिया को या यूरिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर की वजह से उन एनिमल्स का जो एम्ब्रियो अंडे के अंदर होगा उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ यूरिया एंड अमोनिया। इस कंडीशन में ये जरूरी हो जाता है कि ये ऐसे एनिमल्स अपने आप को क्या बनाएं, यूरिकोटैलिक बनाएं। यूरिकोटैलिक बनाने से फायदा ये होगा कि इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर, अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करेगा। और यूरिक एसिड क्योंकि हम जानते हैं वाटर में इनसॉल्युबल है, और ये पैलेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो जाएगी शैल के साथ, यानी कि जो कैल्शियम की शैल है उसके साथ ये क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट हो जाएगी। और एनिमल्स की जो बॉडी है या बॉडी फ्लूइड है उनके साथ इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होने की वजह से ही उन एनिमल्स को या उन एनिमल्स के एम्ब्रियो को हार्म नहीं करेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन कि कोई भी एनिमल अगर यूरिकोटैलिज्म है तो वाटर लॉस को रोकने का काम तो है ही, पर इससे एक और फायदा यह भी है कि लैंड वर्टिब्रेट्स के जो अंडे होते हैं उनके ऊपर कैल्शियम की कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, और इनके एम्ब्रियो अमोनिया या यूरिया को प्रोड्यूस करेंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी होने की वजह से एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ये यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे तो वो यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट हो जाएगा कैल्शियम सेल के साथ, और वो एम्ब्रियो को हार्म नहीं करेगा, क्योंकि यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी भी कम है, बहुत कम है, ना के बराबर, और साथ में ये कंसंट्रेटेड या प्रेसिपिटेटेड हो जाएगी आपके एनिमल के अंडे के सेल के साथ, और वो एम्ब्रियो को हार्म नहीं करेगी। अब आपने सोचा होगा कि ऐसे एनिमल्स जो फिशेस हैं या एम्फीबियंस हैं, और वो मान लीजिए अमोनिया या यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, तो उनमें प्रॉब्लम आएगी क्या? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि कोई भी ऐसा एनिमल जो अमोनिया या यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करता है, और मान लीजिए वो मछली है या एम्फीबियंस है और वो अंडे देता है, तो उनके अंडों की खासियत क्या होती है कि उनके अंडे के बाहर, एग के बाहर कैल्शियम की सेल नहीं होती, हार्ड सेल नहीं होती, इसलिए उनको सेललेस एग कहा जाता है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल एम्फीबियंस की, आप देखेंगे जो फ्रॉग होता है उसके जो अंडे होते हैं उनके चारों तरफ कैल्शियम की हार्ड सेल नहीं होती, सॉफ्ट सी मेम्ब्रेन होती है, और ये सॉफ्ट मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन हो सकता है। यानी कि अगर ये एनिमल्स के जो एग हैं उनके अंदर एम्ब्रियो अमोनिया को प्रोड्यूस करे या यूरिया को प्रोड्यूस करे तो उससे एम्ब्रियो को हार्म नहीं होगा, क्योंकि जो भी अमोनिया और यूरिया बनेगी वो उनके अंडे की मेम्ब्रेन के बाहर डिफ्यूज हो सकती है, बिकॉज के इनके जो एग हैं वो शेल लेस एग होते हैं, उनके चारों तरफ कैल्शियम की हार्ड कवरिंग नहीं होती है। अब मैमल्स के साथ ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम मैमल्स में आप जानते हैं कि यूट्रस के अंदर जब फीटस का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो मदर और फीटस के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको आप प्लेसेंटा कहते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर है। और फीटस जो भी यूरिया प्रोड्यूस करेगा एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट अपनी बॉडी के अंदर, वो मैटरनल ब्लड में चला जाएगा और मदर उसको अपने ब्लड के थ्रू अपनी किडनी तक ले जाएगी, और मदर की किडनी से वो यूरिया जो है वो फिल्टर्ड होकर यूरिन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो मैमल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही वो यूरियोटैलिक है। एम्फीबियंस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, भले ही वो यूरियोटैलिक हो या अमोनोटैलिक हो, क्योंकि या तो वो अंडे अगर देते हैं तो उनके अंडे में चारों तरफ कैल्शियम की हार्ड सेल नहीं होती, इसलिए डिफ्यूजन होना पॉसिबल है। पर अगर कोई लैंड वर्टिब्रेट है जो सेल एग दे रहा है जिसके अंडे में चारों तरफ हार्ड कवरिंग है, तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो यूरिकोटैलिज्म बने ही, तभी जाकर उस एनिमल के एग के अंदर एम्ब्रियो जो है वो सरवाइव कर पाएगा। तो ये कंसेप्ट लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दोनों ही सेंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर में, बहुत बेसिक सी चीज़ें थी लेकिन प्रॉपर वे में समझा होगा, जाना होगा। आगे मैं इसी चैप्टर के अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।